अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप ठीक हैं। मैं रज़ा खरल हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। और आज के मेरे मौज़ूआत दो या फिर तीन हैं। पहला मौजू मेरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो जलसा है जो इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में PTI ने किया, और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, और साथ ही उस जलसे के बारे में क्या एस्टिमेट्स हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। और उसके अलावा मेरा दूसरा जो अहम मौजू है वो पाकिस्तान की मईशत का है, और पाकिस्तान की मईशत को दरपेश ख़तरात वो उन पे बात करूंगा। पहले मौजूआत पे मैं इसलिए बात करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर मैं एक रिपोर्टर हूँ, और आम तौर पर हम जो आंखों देखा हाल होता है जलसे का या किसी जगह का या किसी वाक़े का वो बयान करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। जबकि मुख्तलिफ ज़राए से सोशल मीडिया से ख़बरें इकट्ठी करना कदरे मुश्किल है, और आज के दौर में ख़ास तौर पर जबकि मीडिया बिल्कुल डिवाइडेड है, यानी दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स पे होता है। बहुत सारे लोग वो हैं जो PTI को एक बहुत बड़ी सियासी जमात और उनके इनकलाबी इक़दामात बयान करके पेश करते हैं, और दूसरे जो वो हैं जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, PTI कुछ भी नहीं है। तो ये इतनी बड़ी तकसीम है, और इसके दरमियान में से सच तलाश करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और आज मेरा मौजू यही है कि मैं सच कैसे तलाश करूं। तो सबसे पहले मैंने वो कंटेंट देखा और लाइव जो जलसा है उसके कुछ शॉट्स देखे। तो ज़्यादातर शॉट्स क्लोज शॉट्स थे इस बार, यानी वाइड शॉट्स नहीं थे। तो वाइड शॉट्स के ना होने का नुकसान ये होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी जगह से कितनी जगह पे कितने लोग मौजूद हैं। जब क्लोज शॉट्स होते हैं जिसमें किसी एक ख़ास कोने को जहाँ पे ज़्यादा आबादी हो, गुंजान हो, या फिर बिल्कुल बिखरे हुए हैं वो दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सच को पूरे को ना बताना, जो बताने से गुरेज करना है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसा इस हिसाब से जज करना और गेज करना कदरे मुश्किल है कि कैसा था और कैसे वहाँ पे लोग पहुँचे हैं। उसको गेज करने के लिए मैं एक और तरीका रखा है, और वो जाविया है मेरा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ैन फॉलोइंग है, क्या उस तरीके से और उस हिसाब से इस जलसे के बाद वो प्रमोशन हुई है, वो चीज़ें सामने आई हैं, कंटेंट सामने आया है सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मैं ये दो चीज़ें जो ज़्यादा मैं देखता हूँ उन पे, तो मुझे बहुत कम दिखाई दिया है। तो इससे मैं एक चीज़ इन्फर करने के लिए या एक चीज़ इन्फर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये उतना बड़ा नहीं था कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता, इसलिए बहुत हद तक ये लो फ्लो में ही रह गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रो यानी सपोर्टर मीडिया की जानिब से। अब रहा मुखालिफ मीडिया, तो मुखालिफ मीडिया इस बार ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र आया है और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की और कर रहे हैं कि ये जलसा बिल्कुल ही फ्लॉप गया है, बिल्कुल फ्लॉप गया है। ये जलसा कैसे फ्लॉप गया है और क्यों कर गया है, इसकी भी कुछ यार्ड स्टिक्स हैं, कुछ मयारात हैं। एक तो ये कि पहला मयार तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो स्टेटमेंट सामने आई हैं उनसे कुछ कर गुजरने की चीज़ समझ नहीं आई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के जो ख़ास होता है वो होते हैं भगदड़, वो बाद इंतज़ामी होती है, तो वो नज़र भी नहीं आई कि जितना बड़ा जलसा होगा उतनी बड़ी बाद इंतज़ामी होगी, तो वो भी सामने नहीं आई। तो इस लिहाज से ये बहुत हद तक सीधा सीधा जलसा था जो एक टाइम पे चला, और उस टाइम से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इंतज़ामिया ने सरजनश करना शुरू कर दी, यानी इंतज़ामिया से सरकार ने, तो फिर उसके बाद उन्हें जलसा ख़त्म करना पड़ा। यानी अलीमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने जो थोड़ा बहुत जोश दिखाया और वलवला दिखाया उस जलसे में, और उसमें थोड़ी सी उन्होंने बात करने की कोशिश की है। तहरीक-ए-इंसाफ के माजी के जलसे के बाद फिर होता है ये कि जलसा जब ख़त्म हो तो आमतौर पर तहरीक-ए-इंसाफ और ज़्यादा वायलेंट होते हैं, धरना देने की कोशिश करते हैं, उस जो कमिटमेंट है उससे निकलने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सके, वो ऐसा तभी करते हैं जब उनके पास तादाद हो या उन्हें किसी पावर की सपोर्ट हासिल हो। माजी में 2014 से लेकर ऑनवर्ड उन्हें ये सपोर्ट हासिल थी, और इस सपोर्ट का उन्होंने ख़ास तौर पर बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने बार बार इसका इजहार भी किया, चाहे वो थर्ड एम्पायर की सूरत में हो, चाहे वो मदद की सूरत में हो, चाहे और इस तरह के एड्रेसेस की सूरत में हो, उसमें उन्होंने बारहा इसका इजहार भी किया और हमें नज़र भी आया। लेकिन इस बार तादाद
भी माकूल थी। बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन माकूल तादाद थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए कि इसके बाद वो कहीं सिट इन कर सकें या आगे बढ़ सकें इस्लामाबाद की जानिब, बल्कि उन्होंने थोड़ी बहुत चुंगी नंबर 26 पे जो थोड़ी बहुत खलफशार हुई है, जो एक तरह से थोड़ा सा इंतशार हुआ है, पुलिस ने फिर जवाबन आंसू गैस फेंका है, पुलिस का कहना है कि उन पर पथराव किया गया वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें हुई हैं। लेकिन इससे आगे हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिसे आप कह सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत प्रोएक्टिव थी और जलसे को हर हाल में कामयाब करना चाहती थी। ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स था। दूसरा ये कि जैसे उन्होंने डेडलाइंस दी कुछ ऐसी जिनमें उन्होंने कहा कि हम ये कर दें वो कर देंगे, तो उन डेडलाइंस के सामने ये चीज़ें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा ऐसी डेडलाइंस हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को एक तरह से फंसाया जाना मकसूद हो, कि यानी जो थोड़ा बहुत लीनियंट होना जिनको एड्रेस किया जा रहा था वो सियासत से ज़्यादा मुक्तदरा थी और जुडिशरी से। तो जब वो उनको एड्रेस किया गया सख्ती से, या सख्त तो हो सकता है कि वो सख्त रद्द-ए-अमल भी हो, और उस रद्द-ए-अमल का नुकसान ज़्यादातर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ही हो सकता है कि जो इस वक्त जेल में है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे थोड़ा सा मुझे भी डाउट हुआ कि एक तो वो किया भी या कुछ नहीं, और दूसरा ये कि इस तरह की थ्रेट्स करके गए कि जिनका बराह रास्त असर उनके प्रोसीडिंग्स पर हो सकता है, और वो प्रोसीडिंग्स जो है। दूसरा जो फैज़ हमीद के हवाले से उनकी बात थी अली बिन गंडापुर की, वो बातें भी इस लिहाज से थी कि जैसे वो ये मान रहे हों कि फैज़ हमीद गलत करता रहा है और अब उससे ये जान छुड़ा रहे हों कि वो हमारे साथ तो नहीं, हमें को विरासत में मिला था वगैरह वगैरह, इस तरह का बयान। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आम चीज़ जो मुझे जो नज़र आई वो मैप के चेयरमैन यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई, जो वो कानून की बहाली या आइन की बहाली या आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक के सरबराह में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के गठ बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन नाम की चीज़ें गायब हैं, कि यहाँ स्टेज पर आते आते या तो कपड़े फट जाते हैं या जेबें कट जाती हैं। तो ये तहरीक इंसाफ को मेरे नज़दीक ये कि अभी भी एक सियासी जमात बनने के लिए एक वक्त चाहिए होगा। एक सियासी जमात बनने के लिए उसे उन सारी चीज़ों से निकलना होगा, एक डिसिप्लिन लाना होगा, रूल ऑफ लॉ लाना होगा, एक ऐसी नज़्म व ज़ब्त लाना होगा कि जिसको देखकर लगे कि तहरीक इंसाफ के लोग कितने जमहूरियत पसंद है और कितने अमन पसंद है और कितने स्ट्रॉन्ग है, तो उनका करैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं है। ज़ुबान से या अमल से बाज़ अब वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं या कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं जिनकी वजह से एक इमेज सियासी जमात का वो बुरी तरह मुतासर होता है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो PTI के जलसे के हवाले से अब आप असेस कर सकते हैं मुख्तलिफ ज़राए ब्लाग से। पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग में तो बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आई हैं, उनमें तो ये कोई तरह खातिर खा ये जलसा नहीं था। दूसरी जानिब जो बैनुल-अक़वामी ज़राए ब्लाग है, जैसे अल जज़ीरा है, CNN चैनल 18 है, ये इंडिया बेस्ड CNN की कॉप शूट है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल की बात हुई है, मिलियंस ऑफ पीपल जिस तरह का क्लेम किया जा रहा था वो बात नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं आलमी सतह पे, उनकी कि कितनी प्रमोशन हुई और कितने उनके काज को आगे लेके चले हैं। ये तो ये सूरत हाल है। दूसरी जो सूरत हाल है वो भी एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत थी मरकज़ में और सूबे में, तो अब भी 15 साल से है, तो उस वक्त जो पॉलिसीज़ बनाई गई और जो लैकलसर एटीट्यूड सा इकॉनमी की रिवाइवल के हवाले से, उसके फॉल आउट इफेक्ट्स आप भी पढ़ रहे हैं, और उन फॉल आउट इफेक्ट्स में बल्कि कमी नहीं वाक़या हुई। ये हुकूमत कमी नहीं कर पाई उतनी ज़्यादा जितनी इनसे तवक्को थी, और ये सख्त माहौल अभी तक चल रहा है। और डर है जहाँ डॉक्टर कैसर बंगाली जो पाकिस्तान के मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं, कि अगर हमें कर्ज देने वाले, कर्ज किस लिए कि हमने उस कर्ज से जो कर्ज लेना उस कर्ज से दीगर कर्ज उतारने हैं, और वो अगर हमें देने से इनकार कर देते हैं तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये बड़ी ग्रिम सिचुएशन होती है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि चीज़ें यकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि बस खुदा पनाह वो चीज़ें जो बैनुल-अक़वामी मार्केट से ख़रीदी जानी होती हैं वो नकद में लेनी पड़ती हैं, और वो चीज़ों की कमी जैसे श्रीलंका में आपको देखने को मिली कमोबेश 2 साल पहले की बात है। तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है।
अल्लाह उससे बचाए। तो क्या तरीक़ाकार अख्तियार करें? जो डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका तो इस वक्त ये है, इस वक्त जो हो सकता है, हालांकि ये तो पहले स्टेप्स लेने कि आप राइट साइजिंग करें सिस्टम के अंदर, जो इकॉनमी के ऊपर बोझ है, बेजा अखराजात है, उनको ख़त्म करें। और ये आउटराइटली करना होगा और 1 खरब रुपए के करीब करना होंगे। ये मुख्तलिफ महकमे ख़त्म करके, जो मरकज़ में महकमे उनको ख़त्म करके किया जा सकता है, सूबों के महकमे ख़त्म करके किया जा सकता है। इसके अलावा जो इजाफी लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, यानी मुलाजमीन हैं, उनको कम करके किया जा सकता है। हुकूमत अपने अखराजात कम करके कर सकती है। ये जो रोज़मर्रा अखराजात हैं उनमें भी अगर एक का दफ्तर का ही अखराजात लें तो वो मिलियंस में बन जाता है रोज़ाना के हिसाब से। तो उन अखराजात को कम करके भी आप 1 खरब तक नीचे लाएंगे तो ही बात बनेगी। अदरवाइज़ ये कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट का ऐलान कर दिया तो फिर उसके अपने मुज़मरात हैं और वो बहुत बुरे होते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो और ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़े। तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं अगले चंद माह चंद दिनों के अंदर, कि अगर IMF कर्ज नहीं देता, जो $7 अरब का कर्ज है, जो अभी तक उन्होंने शेड्यूल में ही नहीं रखा, यानी एजेंडे में ही नहीं रखा किसी भी इजलास के, और दूसरा जो रोल ओवर करना है मुख्तलिफ मुल्कों ने, वो अगर वो भी नहीं करते तो यकीनन पाकिस्तान को फिर बड़ी सख्त फैसलों की तरफ जाना होगा। अच्छा, जिनकी जॉब जाती है, इजाफी जॉब होने की मिसाल को ऐसे बेशुमार बैंक, जैसे स्मीडा है, उसके कोई आउटपुट नहीं है। इस तरह पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है मरकज़ के अंदर, जो सूबों के अंदर भी है। यानी एक तो ये ट्रेजेडी है कि जो 18वीं तरमीम के पास होने के बाद सूबों में भी महकमे बन चुके हैं, वही महकमे मरकज़ में हैं, जबकि मरकज़ की जुरिस्डिक्शन ना होने के बराबर है। तो ये बेशुमार वजारतें जो कायम हैं मरकज़ के अंदर, जिनकी तादाद 60 से भी ऊपर है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूबों के पास अख्तियारात हैं और सूबों के पास रिसोर्सेज हैं उनको रन करने के लिए भी। तो फिर मरकज़ में एक दोहरा निज़ाम क्यों कायम हुआ है, ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। और इसको हल करने के लिए हर महकमे को पूरी तरह छानबीन करना होगी और फ़ौरन एक्शन लेना होगा। तीसरा भी हमारा जो चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो बलूचिस्तान इशू से मुतालिक है कि बलूचिस्तान एक सिमरिंग इशू है, और वो भी हमारी तरक्की पजीर मईशत की वजह से है। जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी और कुछ दिन पहले DG ISP आर्मी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान के मसाइल एक तरक्की पजीर मुल्क के भी मसाइल हैं, लेकिन उन तरक्की पजीर मुल्क के मसाइल जो ज़्यादा तरक्की पजीर इलाके हैं या पसमानदा इलाके हैं उन पर ज़्यादा महसूस होते हैं कि वहाँ तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता। जो पैसे थोड़े बहुत पास होते हैं मुल्क के पास, मरकज़ के पास, क्लेम तो किया गया है कि 550 अरब से ज़्यादा के पैसे मरकज़ दे रहा है सूबे बलूचिस्तान को, लेकिन जितना बलूचिस्तान का हजम है और जितना उसका डेमोग्राफी है और जितना उसका जोग्राफिया है, उस जोग्राफिया को सामने रखें तो ये पीनट्स के बराबर हैं, यानी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। तो ये हुकूमत इस वक्त ये इमरजेंसी बेसिस पे उसे चाहिए कि इंडस्ट्रियल जोन्स हब है, जैसे लसबेला में इंडस्ट्रियल जोन है, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उनको बढ़ाना चाहिए, और ख़ास तौर पर पंजाब के साथ लगने वाले इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए, ताकि सेंट्रल बलूचिस्तान और नॉर्दर्न बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मुयसर हो और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर हो। बसूरत दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल हब जो बनना है या बन चुकी है वहाँ गवादर में, वो पोर्ट बनने के साथ आप शुरू हो जाना चाहिए। अभी ये हमें ये मिल रही है इंफॉर्मेशन कि आइंदा जो प्लानिंग हो रही है वो ये कि 60% से ज़्यादा इंपोर्ट्स अब गवादर से होंगी पाकिस्तान की, और अगर ट्रांजिट इंपोर्ट्स भी वहाँ से होती हैं और सेंट्रल एशिया की तरफ जाती हैं तो यकीनन बलूचिस्तान के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और बलूचिस्तान में जो गुर्बत है, जो पसमानदगी है, जो वो ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन बनी है उसकी वजह से भी है, महरूमी की वजह से और एहसास महरूमी की वजह से वो भी ख़त्म हो जा सकती है, और बलूचिस्तान की जो सोसाइटी है वो बेहतर भी हो सकती है। जितना बड़ा इलाका है, जितने बड़े रिसोर्सेज हैं, उसका बलूचिस्तान की लोगों की ज़िंदगियों पर इतना असर नहीं है। उसमें तशद्दुद पसंद और अस्करियत पसंद वहाँ के ट्राइब्स या लोगों का भी किरदार हो सकता है कि वो तरक्की होता हुआ देखनी चाहिए, और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, पॉवर्टी को, महरूमी को, पसमानदगी को,
लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का काम है कि अपने रिट को बहाल करे और उस रिट के ज़रिए वहाँ तरक्याती काम इतने तेज़ी से करें और वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी इतनी तेज़ी के साथ जनरेट करें और प्रमोट करें, एक्सेलरेट करें कि वहाँ पे एहसास महरूमी भी ख़त्म हो और लोगों की ज़िंदगियों में खातिर खा खुशहाली भी आए। अगर ऐसा होता है तो फिर ही आप जो अलहदगी पसंद सोचें हैं वह ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो डिससेटिस्फेक्शन तबकाती भी हो सकती है, सोसाइटी के उन हिस्सों में भी हो सकती है जिन्हें आप बज़ाहिर कहते हैं बड़े महफूज और बड़े बेहतरीन हैं। वसलाम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी गुजारिश होगी, इसकी बुनियाद पे मैं अपनी चीज़ें सही करता रहूँगा। वसलाम एक बार फिर।